नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। दरगाह में शिव मंदिर दावे से जुड़े इस मामले में आज कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए। साथ ही अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस देकर पक्ष रखने की बात कही। संभल में स्थित जामा मस्जिद के बाद अजमेर दरगाह भी विवादों के घेरे में आ गया है। हिंदू सेना की ओर से दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है और दरगाह में शिव मंदिर दावे से जुड़े इस मामले में आज कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस देकर पक्ष रखने की बात कही है। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। दरअसल रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला देते हुए हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से लगाई गई याचिका में मस्जिद के निर्माण में मंदिर का मलबा होने के दावे के साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात का दावा किया गया। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से लगाई गई याचिका पर सुनवाई के दौरान भगवान शिव के बाल स्वरूप की तरफ से एडवोकेट रामस्वरूप बिश्नोई और ईश्वर सिंह ने बहस की। आज सभी पक्षों को, जो प्रतिवादी पक्ष थे उन सबको नोटिस जारी हुआ है। हमारी याचिका स्वीकार हुई है और हमारी जो मांग थी वो सभी मांगे मानी गई है और जल्द ही नोटिस उनको जारी हुआ है और जल्द ही नोटिस का जवाब भी आएगा। हम चाहते हैं सब लोग जवाब दें मजबूती से। जो कानून है, कानून अपनी प्रक्रिया पूरी करे और उसके बाद जब नोटिस पे जवाब आए हम अपना सर्वे की मांग कोर्ट से रखेंगे और हमें उम्मीद है कि सर्वे होगा। ऐसा अल्पसंख्यक मंत्रालय और आर्कोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया और दरगाह कमेटी अजमेर, क्या पूरा मामला है। संकट मोचन महादेव मंदिर है अजमेर दरगाह, उसको लेके सिविल अदालत में फाइल हुआ मुकदमा। वो लंबे समय 2 महीने से मुकदमा चल रहा है इधर उधर त्रुटि के कारण। अब वो आज उस समय हमें सफलता मिली है। माननीय जज साहब ने बहुत लंबे हमारी बातें सुनी है और हमारी बातें सुन के अपने भी सवाल जवाब करें कि क्यों याचिका दाखिल होनी चाहिए, क्या साक्ष्य है। सभी साक्ष्य हमने माननीय अदालत को समझाए हैं, अदालत के समझ में आई। अदालत ने न्याय सम्मत कानून के अनुसार सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और अगली तारीख जल्दी आप सब लोगों को पता चलेगी। कोर्ट में एक वादी विष्णु गुप्ता के द्वारा एक वाद दायर किया गया था सितंबर 2024 में, जिसके दौरान आज सुनवाई की गई थी। कल भी सुनवाई थी इसकी, उसमें कुछ कमी पूर्ति थी जिसको आज पूर्ण किया गया था और आज उसमें सुनवाई की गई थी कोर्ट के द्वारा। और वो सुनवाई को हमारे द्वारा जो भी दलीलें रखी गई थी वो सुनी गई थी और उस पर कोर्ट ने मामला दर्ज किया है, वाद दायर किया है, उसको दर्ज रजिस्टर किया गया है और प्रतिवादी जो 3 है इसके अंदर, उन तीनों को सम्मन नोटिस भेजे। वाद स्वीकार हो गया? वाद स्वीकार हो गया और अगली तारीख 20/12/2024 है। अच्छा, कौन कौन है पक्षकार इसमें एक दरगाह कमेटी है, एक अल्पसंख्यक में विभाग है, एक पुरातत्व विभाग है। 3 प्रतिवादी हैं इसमें। अच्छा, क्या दलील दी है आप लोगों ने? इसमें यह है कि प्राचीन काल में और ये हिंदू मंदिर था शिव जी का, जो बाल स्वरूप था उनमें बाल शिव जी के रूप में इनकी पूजा की जाती थी। जो वर्तमान में वहाँ पे दरगाह है, वहाँ पे हमने पूजा अर्चना के लिए ही मांगा है कि भाई उस शिव मंदिर में हम अपनी पूजा अर्चना करें और जो भी है हमारी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप रहे। प्रेसिडेंसी स्कूल अजमेर की ओर से भागचंद की कोठी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में नए नवाचारों और आगामी शैक्षणिक सत्र की योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। प्रेसिडेंसी स्कूल अजमेर की ओर से भागचंद की कोठी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में नए नवाचारों और आगामी शैक्षणिक सत्र की योजनाओं के बारे में बताया गया। विद्यालय की निर्देशिका गरिमा सिंघवी ने बताया कि विद्यालय के चेयरमैन GS सिंघवी का मानना है कि विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जो न केवल उनके शारीरिक और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करे, बल्कि उनमें नैतिकता, अनुशासन और मानवीय मूल्यों का भी समावेश हो। बताया कि मूल्य आधारित शिक्षा से ही छात्र एक सक्षम, जिम्मेदार और समाज के प्रति जागरूक नागरिक बन सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एकेडमिक डायरेक्टर AP शर्मा ने बताया कि नवीन सत्र से विद्यालय में कई नवीन योजनाओं के साथ अध्यापन कराया जाएगा, जिसमें स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, किंडरगार्टन, अपनी तरह का एक पहला अनोखा देश जहां कॉमन सेंस लैब सहित नवाचार, AR VR और रेजिया एमिया से रचनात्मक आदि कौशल विकसित होंगे। कार्यक्रम में कई नवीन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा भविष्य की योजनाओं पर बातचीत की गई। इस कार्यक्रम में स्थानीय शिक्षाविदों, अभिभावकों और छात्रों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल की निर्देशिका गरिमा सिंघवी द्वारा की गई थी। क्या कुछ इसके पीछे सोच रही थी और बच्चों में किस तरह की एक जो विकासशीलता है वो लाना चाहते हैं आप? क्या लाना चाहते हैं? विकासशीलता, डेवलपमेंट कैसे लेके?
जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्रेसिडेंसी स्कूल के चेयरमैन श्री GS सिंघवी जी का विचारधारा है जिसके थ्रू हम लोग चलते हैं। उनका विचार ये है, विजन ये है कि हर बच्चे में प्रतिभा होती है और ज़रूरत है उसे तराशने की। तो हम लोग जैसे कि आप जानते हैं, रोबोटिक्स, स्टेम एजुकेशन, बैलेंसिंग ऑफ करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, शिक्षा में नवीनता जो हम कॉन्स्टेंटली लाते रहते हैं। अभी स्किल बेस्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे काफ़ी ज़्यादा जोर है। तो हम हर साल कुछ न कुछ नया अपने बच्चों को शिक्षा जगत में लाने की पूरी चेष्टा रहती है और हम बच्चों का विकास उसके थ्रू करते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल के प्रक्रियाएं हों। और आज जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि एकेडमिक डायरेक्टर AP शर्मा जी ने हमारे को ज्वाइन किया है, तो वो उनका इतना विख्यात एक्सपीरियंस है कि उस सागर से हम रोज़ एवरी डे लेवल पे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नवीन शिक्षा, एक मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक लेवल पे बच्चे के विकास के लिए रोज़ हम एकत्रित कर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंसी स्कूल के बच्चों के लिए। किस तरह का नवाचार है और इससे एक छोटे से बच्चे की बुद्धि पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ विकास हो पाएगा? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो आप सुनते हो उससे रिटेंशन कम, मतलब वो याद कम रहता है। जो आप देखते हो उससे भी याद थोड़ा ज़्यादा रहता है पर कम रहता है। जो आप खुद करते हो वो हमेशा याद रहता है। तो जितना भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मतलब नर्सरी से लेके ऊपर तक, हम सारी चीज़ों में बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हैं। सारा हर चीज़ एक्टिविटी से होगी तो बच्चा पढ़ाई को एंजॉय करेगा, रट्टा ख़त्म हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 3 6 नहीं होगा। वो बच्चा तो कंप्यूटर से कैलकुलेटर से ही कर लेगा। पर हम जो नवाचार ला रहे हैं वो नवाचार इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि भारतीय सरकार ने भी ये कहा कि भाई NCF ला रहे हैं, NEP ला रहे हैं। और सबसे खास बात, हम नर्सरी के बच्चे को भी AI बेस्ड एजुकेशन दे रहे हैं। जो कविता वो सुनना चाहता है वो AI पे कहेगा मैं ये सुनना चाहता हूँ। AI बेस्ड हमने शुरू कर दिया, इसी साल से शुरू कर दिया AI बेस्ड एजुकेशन टू नर्सरी एंड KG चिल्ड्रन। उसमें क्या पेरेंट्स के लिए भी एक कॉर्नर है। सर, एक सवाल और है कि जिस तरीके से माना जा रहा है बच्चे मोबाइल से बहुत जन्म पा रहा है, उसको लेकर प्रेसिडेंसी की क्या नई पहल होगी, किस तरह से काम करेंगे? सबसे खुशी की बात है कि पूरे अजमेर में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हमारा है, हमारे स्कूल का है, और सबसे कम AQI हमारे स्कूल का है। एक तो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है और वहाँ पर बच्चों के आप आकर के देखिएगा, क्रिकेट ग्राउंड बने हैं, जैसे मैंने कहा स्विमिंग पूल बन रहा है, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल। बच्चों को एक्सपोजर दिया जाएगा। तो जितनी मैंने एक्टिविटी आपको बताई, ये सारी एक्टिविटी आउटडोर होंगी, क्लास में नहीं होंगी। बच्चा आउटडोर आएगा, वहाँ से सीखेगा, नर्सरी से ही। तो क्लास में कम और बाहर ज़्यादा। अभी मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था मेंटोर मैगजीन में कि ब्रेक द वॉल्स ऑफ क्लासरूम्स। बच्चे को बाहर आके एनवायरनमेंट से सीखने दो। पूरे हमारे जो पुरखे रहे हैं, पुश्तैन नहीं रही हैं, उन सब ने एनवायरनमेंट से सीख के सब चीज़ें करी है। सो वी आर ब्रिंगिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, जिससे कि बच्चे बाहर जाकर के सीखें, बाहर एंजॉय करना सीखें। उन्होंने कभी देखा ही नहीं बाहर जाके एंजॉय करना। देश के नामचीन पुरस्कार से भी आप नवाजे गए हैं, क्या कुछ बच्चों को उससे लाभ मिल पाएगा? मिलना शुरू हो गया। आप बच्चों से जाकर के पूछना क्या सीखा आज। आप बच्चों से जाके पूछना कि आपने क्या क्या सीखा। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हम उनको प्रेरित कर रहे हैं बच्चों को, जिससे वो परिवार से जुड़े, समाज से जुड़े और अपने आप को अप्रिशिएट करें। खुद अप्रिशिएट करेंगे तो दूसरों से। हमारा हर एक बच्चा जब सुबह तैयार होता है तो वो मिरर के सामने जाता है, अपनी टाई को खींच के बोलता है आई एम द बेस्ट। और उसका मतलब क्या है कि आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। उसका कंपटीशन किसी और से नहीं है, उसका कंपटीशन खुद से है। अगर उसका नाम सोहन है, वो सोहन 13 था, आज सोहन 14 है। जैसे एप्पल के फ़ोन आते हैं, तो बच्चों को ये सिखाया गया कि अपने आप को अप्रिशिएट करो और इम्प्रूव करो। बच्चे बड़े उससे प्रोत्साहित होते हैं। अजमेर के कलेक्ट्रेट में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया गया, जिसके तहत शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। शपथ कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ ने सभी अधिकारियों को शपथ दिलाई। पूरे देश भर में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं व सरकार द्वारा बाल विवाह पर रोक के कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। अजमेर के कलेक्ट्रेट में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया गया, जिसके तहत शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। शपथ कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ ने सभी अधिकारियों को शपथ दिलाई
जिसमें बाल विवाह रोकने व यदि कहीं बाल विवाह हो रहा हो तो प्रशासन को उसकी तुरंत जानकारी देने की शपथ ली गई। एडीएम ने बताया कि जिला स्तर पर भी बाल विवाह को रोकने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पूर्व में 30 से अधिक बाल विवाह मामले सामने आए थे, जिनका निस्तारण या तो समझाइश से या कानूनी तरीके से किया गया। वहीं इस बार बाल विवाह का एक भी केस सामने नहीं आया है। यदि आता है तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। आज कलेक्ट्रेट में यहाँ के जो भी कार्मिक हैं, अधिकारी हैं, उनकी उपस्थिति में बाल विवाह मुक्त भारत के संदर्भ में शपथ ली गई है कि कहीं किसी बालिका का हम विवाह ना होने दें, और अगर उसे होता है छोटी बच्ची का विवाह तो पंचायत या प्रशासन को सूचना देंगे। आज दिल्ली में भी बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हुई है और हमारे यहाँ भी एक जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया हुआ है। पिछले साल हमने 30 से ज़्यादा कंप्लेंट्स का निस्तारण किया था। इस बार भी हमारा कंट्रोल रूम काम कर रहा है। अभी तक कोई कंप्लेंट आई नहीं है। जैसे भी कोई कंप्लेंट आती है तो हमारी टीम इसके ऊपर अच्छे से कार्रवाई करती है। एक तो समझाइश के माध्यम से उन्हें रोकती है और एक कानूनन जो संभव तरीका है उसके माध्यम से भी उसको पाबंद किया जाता है थाने के द्वारा। सर, आज बाल विवाह मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है और आज वीसी के माध्यम से भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये संदेश पहुंचाया गया है। साथ ही एक शपथ का भी प्रावधान किया गया है। तभी सभी कलेक्ट्रेट्स में, जिला परिषद में, अन्य सभी कार्यालयों में, एनजीओज में बच्चों को ये शपथ दिलवाई जा रही है ताकि बाल विवाह मुक्त अभियान की शुरुआत हो सके और इसे सहज रूप से हम कार्य कर सकें। सर, एक्चुअली हमने यहाँ जिला स्तर पर एडीएम सिटी और कलेक्टर साहब के माध्यम से कंट्रोल रूम बनाया हुआ है जिसमें विभिन्न तरह की कंप्लेंट्स प्राप्त होती हैं बाल विवाह के संदर्भ में। तो इन्हें एक जाही जो यूनिफॉर्मिटी है वो हमने हमारे एडीएम सिटी सर के माध्यम से और कलेक्टर साहब के माध्यम से की कि सभी विभागों द्वारा एक समन्वित प्रयास किया जाता है जिसमें बाल अधिकारिता विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, आईसीडीएस, पुलिस प्रशासन व प्रभारी अधिकारी एएसटीयू, इन सब के द्वारा समेकित प्रयास के द्वारा उनकी समझाइश व रोकथाम की जाती है व इन बच्चों को। एसपी वंदिता राणा की पहल पर ट्रैफिक पुलिस ने 7 दिवसीय एक्सरसाइज शुरू की थी, जिसका आज यातायात कार्यालय पर समापन किया गया। एसपी वंदिता राणा की पहल पर ट्रैफिक पुलिस ने 7 दिवसीय एक्सरसाइज शुरू की थी, जिसमें ट्रैफिक कर्मियों ने एनसीसी कैंडिडेट और स्कूली बच्चों को ट्रैफिक के नियमों की जानकारी दी थी। जहां आज इस 7 दिवसीय एक्सरसाइज का यातायात कार्यालय पर समापन किया गया। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के द्वारा नेशनल कैडेट कोर की छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एसपी ने बताया कि कैंडिडेट्स और इच्छुक विद्यार्थियों को इस एक्सरसाइज के तहत तिराहा चौराहा पर लाकर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने का मौका दिया गया था, जहाँ अब इन छात्र छात्राओं व एनसीसी कैंडिडेट को दिया गया प्रशिक्षण भविष्य में जरूरत पड़ने पर उपयोग में लाया जाएगा। वही बताया कि यह अभियान आमजन व युवा पीढ़ी को यातायात के विभिन्न नियमों की पालना और जानकारी देने के लिए चलाया गया था। आगामी दिनों में भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा। पिछले एक हफ्ते से एनसीसी के लगभग 140 बच्चों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में जानकारी देना, उनका सहयोग लेके पूरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बनाने में उनको समझाना कि किस प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था बनाई जाती है, ये एक प्रोग्राम के तौर पर चलाया जा रहा था। रोज वो लोग अपना कुछ समय, घंटे निकालते थे और हमारे ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके वो समय बिताते थे। आज उसका समापन किया गया है। कुछ बच्चे जिन्होंने और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिखाया और अच्छा किया, उन लोगों को सम्मानित भी किया गया है। और इस मुहिम के थ्रू बेसिकली हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट करके ट्रैफिक के नियमों के बारे में जागरूक करना चाहते हैं। और ये जो बच्चे हैं ये एनसीसी के कैडेट्स हैं और ये देश का भविष्य है। आगे आने वाले समय में ये जो पुलिस के साथ ट्रेनिंग ली है उसकी सहायता से इनको हम जागरूक बनाने के साथ साथ ये आगे आने वाले समय में और जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें भी पुलिस का सहयोग करने में सक्षम बने हैं। अजमेर के वार्ड नंबर 26 में सीवरेज निर्माण कार्य व निम्न गुणवत्ता वाली सड़क निर्माण से आमजन परेशान है। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से समस्याओं पर संज्ञान लेने की मांग की है। अजमेर के वार्ड नंबर 26 में सीवरेज निर्माण कार्य व निम्न गुणवत्ता वाली सड़क निर्माण से आमजन परेशान है। क्षेत्र के पार्षद ने बताया कि पिछले 1.5 साल से अमृत योजना के तहत सीवरेज निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे आमजन वैसे ही परेशान है और इसी बीच अधिकारियों द्वारा निम्न गुणवत्ता वाली सड़क निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है, जो बेहद ही चिंताजनक है। बताया कि इन समस्याओं को पूर्व में कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त व संबंधित अधिकारियों को अवगत भी करवाया, परंतु इस विषय में किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया।
पार्षद समेत पूरे क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जल्द ही क्षेत्र की समस्याओं का संज्ञान लेवे और इन समस्याओं का हल निकालें ताकि सभी को राहत की सांस मिल सके। ये वार्ड 36 से मैं पार्षद पृथ्वी सिंह बोल रहा हूँ। जो हमारे वार्ड 36 में अमृत योजना के तहत जो सीवरेज कार्य चल रहा है लगातार 1.5 साल से मेरे वार्ड में, तो जनता वैसे ही परेशान है। रोडें क्षतिग्रस्त, नालियाँ क्षतिग्रस्त, फेरो कवर क्षतिग्रस्त हो रखे हैं। उसके बाद अभी जो रोड अमृत योजना के तहत अधिकारियों ने रोड जो चालू किया है वो इतना घटिया क्वालिटी का बना रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले रोड बना है और उखड़ गया है। उसकी संबंधित जांच के लिए हमने कलेक्टर महोदय को भी लिखा, हमारे नगर निगम के आयुक्त महोदय को दिया, एक्शन साहब को भी अवगत कराया, लेकिन वो इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और अभी 3 दिन पहले हमने जो ठेकेदार जो संबंधित कर रहा है उसको क्वालिटी को लेके भाई रोड उसको बंद कराया, उसके बाद भी आज वो वापस आ गया, कोई टेस्टिंग नहीं हुई है। उसके विरोध में हमने उसको आज वापस भगाया है। और वो कह रहे हैं जो संबंधित यहाँ उनके कंपनी से जो वो खड़े हैं अपने इंजीनियर, वो कह रहे हैं ये क्वालिटी उच्चतम क्वालिटी है। तो हमारा निवेदन है, जनता का निवेदन है, जनता जनार्दन का, कि प्रशासन इस बात का संज्ञान लें और इस रोड को, और जो भी हमारे जनता को अवगत है, जो नालियाँ टूट रही है इस यूरेज से, फेरो कवर टूटने, दुर्घटना, और दुर्घटना में अभी हमारे विज्ञान नगर क्षेत्र में, अभी सेठी कॉलोनी में बता रहा हूँ, विज्ञान नगर क्षेत्र में ऐसी जगह है जहाँ नालियाँ टूटने से कुछ लोगों के पांव तक टूट गए हैं। और मैं मेरी कहता हूँ, मेरी बच्ची के, मेरे घर के बाहर जो चैम्बर इतना है, मेरी बच्ची का नाखून उगड़ चुका है, तो उसका कौन धनी दोरी है। इसलिए मेरा प्रशासन से अपील है कि कृपया इस पे संज्ञान लें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा राज्य स्तरीय बोर्ड सर्जनात्मक प्रतियोगिताएं सावित्री उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर में आयोजित की जाएगी। ये प्रतियोगिताएं 7 नवंबर से 29 नवंबर तक आयोजित होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा राज्य स्तरीय बोर्ड सर्जनात्मक प्रतियोगिताएं सावित्री उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर में आयोजित की जाएगी। ये प्रतियोगिताएं 27 नवंबर से 29 नवंबर तक आयोजित होगी, जहां इन सर्जनात्मक प्रतियोगिताओं में 5 तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी, जिसके अंतर्गत निबंध प्रतियोगिता, आशु भाषण प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता के साथ ही एकल गीत प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रधानाध्यापिका जयश्री शर्मा ने बताया कि राजस्थान के माध्यमिक स्तर के सभी प्रतिभागी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जहां इन प्रतिभागियों की रहने खाने की व्यवस्थाएं विद्यालय द्वारा ही की जाएगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा द्वारा की गई। यह कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने सरस्वती माता की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की व बालिकाओं द्वारा अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। बालिकाओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए गए। आज दिनांक 27 नवंबर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका संयोजक राजकीय सावित्री बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। इसमें 5 तरह की प्रतियोगिताएं होनी है, जो आज से ही प्रारंभ होंगी, जिसमें कि निबंध प्रतियोगिता है, आशु भाषण है और क्विज है, पेंटिंग है। इस तरह की 5 तरह की प्रतियोगिताएं हैं और इसमें ऑल ओवर राजस्थान से सारे पार्टिसिपेंट आए हुए हैं, 34 जिलों से आए हुए हैं और उनके रहने की आदि की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था भी यहीं पर है। भोजन की है, अल्पाहार की व्यवस्था यहीं पर। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय डीसी सर आएंगे अपने महेश चंद्र जी, और अध्यक्षता जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव हैं श्री कैलाश चंद्र शर्मा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। Excited? Holidays will be very boring for me.
sugar. This black rice has a very unique flavor. महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला का कार्यकाल मंगलवार को पूरा हो गया, जिसके बाद कामचलाऊ व्यवस्था के तहत कुलपति पद का अतिरिक्त प्रभार प्रोफेसर कैलाश सोढाणी को सौंपा गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला का कार्यकाल मंगलवार को पूरा हो गया, जिसके बाद कामचलाऊ व्यवस्था के तहत कुलपति पद का अतिरिक्त प्रभार प्रोफेसर कैलाश सोढाणी को सौंपा गया। सोढाणी वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति हैं और मंगलवार रात राजभवन से कार्यवाहक कुलपति के आदेश जारी हो गए, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की ओर से जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि एमडीएस विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत कुलपति पद पर नियमित नियुक्ति होने पर समय लगने की संभावना है। इसीलिए राज्यपाल ने वर्तमान महाविद्यालय खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोढाणी को अग्रिम आदेशों तक अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक कामचलाऊ व्यवस्था के तहत कुलपति पद का अतिरिक्त प्रभाव देने के निर्देश दिए हैं। जहां मीडिया से वार्ता के दौरान प्रोफेसर कैलाश सोढाणी ने राज्यपाल व कुलपति का आभार व्यक्त किया। प्रोफेसर ने कहा कि मेरी प्रगति में एमडीएस यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि मैंने एमडीएस से काफी कुछ सीखा है जो कोटा बांसवाड़ा स्थित यूनिवर्सिटीज को प्राप्त हो रहा है। एमडीएस अजमेर का कार्यभार मेरे लिए भले ही कम समय के लिए होगा, परंतु कोशिश पूरी रहेगी सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतरूं, साथ ही अच्छा शैक्षणिक वातावरण बनाने का उत्तरदायित्व अध्यापकों को सौंपूं। इसी दौरान महाविद्यालय के सभी प्रोफेसर व विद्यार्थियों ने मिलकर नवनियुक्त कुलपति का पुष्प गुच्छ देकर व माला पहनाकर स्वागत किया। सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की पुनः जो मुझे जिम्मेदारी दी है, इसके लिए मैं राज्य सरकार और माननीय कुलाधिपति जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे पे इतना विश्वास व्यक्त किया है। मेरा विश्वविद्यालय है ये, यहाँ के सभी अध्यापक और हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स से मेरा काफ़ी अच्छा परिचय रहा है, अच्छा कार्यकाल रहा है। मैं बड़ा संतुष्टि के साथ यहाँ से गया था। बल्कि मैं ये भी कहूँ कि मेरी प्रगति में एमडीएस यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि न केवल यूनिवर्सिटी का काम किया बल्कि मुझे स्वयं को भी यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला और उसी का लाभ ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा और कोटा खुला विश्वविद्यालय को आज प्राप्त हो रहा है। जहाँ तक इस विश्वविद्यालय का सवाल है, समय मेरे पास कम है, परंतु उस कम समय में भी मैं विद्यार्थियों की अपेक्षा के अनुरूप कार्य करने का प्रयास करूँगा और एक अच्छा शैक्षणिक वातावरण निर्माण करने का उत्तरदायित्व मैं अध्यापकों को दूंगा, ताकि एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर का जो स्थान मेरे पूर्वज जितने भी कुलपति रहे हैं, उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो प्रयास किए, मैं उनको आगे बढ़ाने का काम करूंगा और विश्वास करता हूं कि मुझे अजमेर के नगरवासियों का जो पहले भी सहयोग प्राप्त हुआ था, उस भांति इस समय भी प्राप्त होता रहेगा। मेरी प्रायोरिटी में रहेगा नेक और अध्यापकों की पदोन्नति के साथ साथ परीक्षा परिणाम समय पर जारी करना। नसीराबाद स्थित नसीराबाद उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव ने महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय खाटोली, पीएम श्री राजकीय व्यापारिक उच्च माध्यमिक विद्यालय नसीराबाद तथा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नसीराबाद का औचक निरीक्षण किया। नसीराबाद स्थित नसीराबाद उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव ने महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय खाटोली, पीएम श्री राजकीय व्यापारिक उच्च माध्यमिक विद्यालय नसीराबाद तथा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नसीराबाद का औचक निरीक्षण किया, जहां इसी बीच निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के संदर्भ में भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न वार्ता उपखंड अधिकारी नसीराबाद द्वारा की गई। संविधान की महत्ता को विस्तृत रूप से वर्णित किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में आवश्यक व्यवस्थाएं सही एवं उपयुक्त पाई गई। इसी के साथ ही संबंधित विद्यालय प्रभारी को अन्य आवश्यक दिशा। विकास समिति कल्याणीपुरा अजमेर द्वारा कल्याणीपुरा रेलवे ब्रिज में पानी भराव समेत विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर लोक बंधु को ज्ञापन सौंपा है। विकास समिति कल्याणीपुरा अजमेर द्वारा कल्याणीपुरा रेलवे ब्रिज में पानी भराव समेत विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर लोक बंधु को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि उनके क्षेत्र में जल भराव की स्थिति होने के कारण क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में गड्ढे होने से हमेशा किसी न किसी की गिरने से चोट लगने की संभावनाएं बनी रहती है। वाहनों का नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर पुलिया में लाइट नहीं होने से रात को अनहोनी होने का अंदेशा रहता है।
पानी की निकासी के लिए सीवरेज में पाइप को जोड़कर भी समस्या हल करने समेत विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि समस्याओं को जल्द हल कर आमजन को राहत की सांस देवें। आज समिति कल्याणीपुरा अजमेर के शिष्टमंडल द्वारा एक ज्ञापन कलेक्टर साहब को प्रेषित किया गया है, जिसमें कल्याणीपुरा क्षेत्र में रेलवे अंडरब्रिज बना है। जब से बना तब से पानी का भराव रहता है और वहाँ पानी की भराव के कारण आम जन नागरिक को बहुत परेशानी है, चाहे वो वृद्ध हो, अपंग हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हैं उनको। दूसरा है कि वहाँ गड्ढे हो गए जिसमें आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी का पैर फ्रैक्चर हो रहा है, किसी का सिर फूट गया, किसी का कुछ हो रहा है। गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी है, व्हीकल का नुकसान हो रहा है। तीसरा है कि लाइट नहीं होने की वजह से रात को कुछ असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं या कोई ना कोई घटना होने का हमें डर रहता है। तो हमारा ज्ञापन में ये भी निवेदन था कि लाइट की व्यवस्था करवाई जाए। तीसरा कि आधा सेट बना हुआ है, आधा सेट नहीं बना हुआ है। वो विभाग कह रहे हैं कि डीएफसी का है, कोई कह रहे हैं कि डीआरएम रेलवे का है। तो हमारा कलेक्टर साहब को ज्ञापन में यही था कि वो सेट भी पूरा बनाया जाए ताकि बरसात के टाइम में हमें राहत मिल सके। और कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि मैं इस पर तुरंत कार्रवाई करूंगा और आप लोग दोबारा मुझसे संपर्क करके और इस समस्या का समाधान ले सकते हैं। क्या कितना टाइम हो गया आपको इसको? पहले भी पूर्व में शिकायत दी क्या? पूर्व में भी शिकायत दी, कलेक्टर साहब गौरव गोयल जी थे, उसके बाद में और हमने दिया है। तो उन्होंने डीएफसी और एडीएम साहब को एडीएम साहब ने हमें बुलाया शिष्टमंडल को, उनसे बातचीत हुई। डीएफसी के दोनों अधिकारी, डीएफसी और रेलवे के अधिकारी दोनों आए। उन्होंने कहा कि साहब हम पानी की निकासी हम कर देंगे, लेकिन उसका कुछ भी नहीं कर पाए। और एक पंप सेट लगाया जो वो पास में डालता है, पुनः घंटे 2 घंटे में पानी वापस उस ब्रिज में भर जाता है। तो फिर भी अगर कोई जल्दी कार्य नहीं हुआ तो आगे क्या रहेगा? नहीं, हमारा अगर ये शीघ्र समाधान नहीं हो पाया तो पूरे क्षेत्र के निवासी यहाँ धरना प्रदर्शन या भूख हड़ताल पे बैठेंगे और ताकि हमारी श्री रंगनाथ वेणुगोपाल पुरानी रंगजी मंदिर में मंगलवार को श्री काची प्रतिवादी सिंहासनाधीश्वर गादी स्वामी अनंताचार्य महाराज का 200वां तिरुनक्षत्र जन्मोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया। श्री रंगनाथ वेणुगोपाल पुरानी रंगजी मंदिर में मंगलवार को श्री काची प्रतिवादी सिंहासनाधीश्वर गादी स्वामी अनंताचार्य महाराज का 200वां तिरुनक्षत्र जन्मोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मौके पर स्वामी जी की प्राचीन प्रतिमा का सुबह मंदिर के दक्षिण भारतीय पुजारी ने परंपरागत रूप से त्रिमंजन अभिषेक व दिव्य पाठ किया। वहीं शाम को स्वामी अनंताचार्य की गाजे बाजे के साथ सवारी निकाली गई। ट्रस्टी अनंत प्रसाद गनेरीवाल ने बताया कि सुबह 9 से 11 बजे तक स्वामी जी का आचार्य सृष्टि मिश्रा के आचार्यत्व में त्रिमंजन अभिषेक किया गया। शाम को मंगलगिरी पर दिव्य अलंकारों से सुशोभित अनंताचार्य स्वामी की सवारी निकाली गई। स्वामी मंदिर से वराघाट, बद्री घाट, होलिका चौक होते हुए 8 बजे वापस मंदिर पहुंची, जहां आरती के बाद श्रद्धालुओं को गोष्ठी प्रसाद वितरण किया गया। पुष्कर के प्रसिद्ध पुराना रंगनाथ वेणुगोपाल मंदिर आज विशेष उत्सव के तहत विशेष कार्यक्रम रखा गया था। श्री अनंताचार्य महाराज जी का तिरुनक्षत्र था। तिरुनक्षत्र अर्थात जन्मोत्सव आज सिंहासनाधीश्वर गादी स्वामी श्री अनंताजी महाराज के 200 वर्ष पूर्ण हो गए, जिसके उपलक्ष्य में सुबह अभिषेक अर्थात त्रिमंजन किया गया। उसके बाद दिव्य प्रबंध पाठ किया गया। सायंकाल में सिंहासनाधीश्वर गादी स्वामी का विशेष रूप से श्रृंगार करके स्वर्ण जड़ित आभूषणों से सुसज्जित रंगनाथ मंदिर से होकर वाराह घाट, बद्री घाट, होलिका चौक से होकर पुनः मंदिर प्रांगण में पधारी। उसके पश्चात आराधन और गोष्ठी प्रसाद वितरण किया गया। आपका ये रामानुज संप्रदाय का मंदिर है। रामानुज स्वामी जी के शिष्य अनंताचार्य, इन्होंने 180 वर्ष पहले इस मंदिर का शिलान्यास किया। मंदिर बनने में करीब 21 साल लगे। उसी दौरान स्वामी जी का, जिन्होंने इसका शिलान्यास किया, उनका देवलोक गमन हो गया। तो हमने इनकी मूर्ति बनाकर मंदिर में प्रतिष्ठित करी और नित्य उनकी सेवा पूजा होती है। और आज उनका 200वां जन्मदिन था, तो हमने बड़े उत्साह से, क्योंकि हमारे मंदिर का निर्माण इन्हीं स्वामी जी की प्रेरणा से हुआ, इसलिए नगर भ्रमण के लिए इनकी सवारी निकाली गई बैंड बाजों के साथ। स्वामी जी महाराज की सवारी निकाली गई। इन्हीं अनंताचार्य जी महाराज की सत प्रेरणा से ये जो आप पुराना रंगनाथ मंदिर की
मंदिर आप देख रहे हैं और जिन स्वामी जी महाराज की आज सवारी निकाली गई, इनकी ही सद प्रेरणा से ये मंदिर बना था 200 वर्ष पूर्व। और ये उत्तर भारत का पहला रामानुज संप्रदाय का मंदिर है। रामानुज संप्रदाय का आप गुरुजी की आज जो आपने सवारी आज देखी है, इनकी आज सवारी मंदिर प्रांगण से निकलकर प्रधानवाड़ा घाट, बद्री घाट, होलिका चौक, माहेश्वरी सेवा सदन से पुनः वापस मंदिर पधारी। उसके पहले आज सुबह प्रातः काल में स्वामी जी महाराज का त्रिमंजन किया गया, जो बड़ा अभिषेक कहलाता है। नाना विविध प्रकार के दही, दूध, शहद आदि जितने भी पदार्थ हैं उनसे स्वामी जी महाराज का अभिषेक किया गया, जो त्रिमंजन कहलाता है। उससे पश्चात अभी सायंकाल को ये सवारी निकाली गई और उसके पश्चात प्रसाद गोष्ठी का। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।